नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण और इनके आर्थिक महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि किसी भी पादप वर्ग और जंतु वर्ग के बारे में हमें विस्तार से जानकारी के लिए एक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, अर्थात एक व्यवस्थित रूप से हमें उसका अध्ययन करने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है वह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर उसको है जो आवश्यकता अनुसार संशोधित करके प्रस्तुत किया गया है। हम है जो उसकी हिस्ट्री से लेकर के वर्तमान अर्थात आधुनिक काल में प्रचलित वर्गीकरण तक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा शब्द है, ये ब्रायोफाइटा शब्द ब्राउन के द्वारा दिया गया, अर्थात ब्राउन ने ही सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया। जो ब्रायोफाइटा शब्द ब्राउन के द्वारा यूज में लिया गया वो किस प्रकार के पौधों के लिए लिया गया, यानी ब्रायोफाइटा एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन और मोस्ट लाइक जितने भी जो प्लांट्स थे उन सभी प्लांट्स को है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। लेकिन बाद में शैवाल, कवक और लाइकेन को एक अलग समूह में वर्गीकृत किया गया, इसका नाम रखा गया थैलोफाइटा, जबकि ब्रायोफाइटा को एक अलग समूह में रखा गया जिसके अंतर्गत मोस जैसे जो प्लांट्स थे उस समय जो लोगों को जानकारी थी, है ना, वो इस तरह मोस प्रकार के पौधों को उन्होंने जो ब्रायोफाइटा समूह में रखा। तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले हमने ब्रायोफाइटा समूह जो ब्राउन के द्वारा बताया गया था उसके अंदर तो 4 प्रकार के है जो आपको पादप जातियां देखने को मिल रही थी, शैवाल, कवक, लाइकेन और मोस। लेकिन शैवाल, कवक और लाइकेन को उन्होंने थैलोफाइटा में अलग कर दिया और पीछे बचे हुए ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत मोस इत्यादि को सम्मिलित किया। शिम्पर ने ब्रायोफाइटा को प्रभाग का दर्जा दिया, यानी शिम्पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ब्रायोफाइटा को डिवीजन का उसकी रैंक बढ़ाई, उसको जो डिवीजन स्तर का दर्जा प्रदान किया। आइक्लर ने ब्रायोफाइटा को 2 वर्ग में बांटा, अर्थात जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसके अंतर्गत 2 क्लास का सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हो डिवीजन जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर 2 क्लासें हैं, एक है हिप्पेटिसी, दूसरी है मसाई। हिप्पेटिसी के अंतर्गत आपके जो लीवरबर्ड्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, मसाई के अंदर मोसेस वगैरह इत्यादि। एंगलर ने प्रत्येक वर्ग को 3 गण में बांटा, यानी जो आइक्लर के द्वारा आपके ब्रायोफाइटा में जो 2 वर्ग दिए गए थे हिप्पेटिसी और मसाई, उन्होंने बताया कि हिप्पेटिसी में भी 3 गण है और मसाई के अंतर्गत भी 3 गण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत पहले क्लास है हिप्पेटिसी, हिप्पेटिसी के अंतर्गत आपको दिख रहे हैं 3 गण ऑर्डर, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और एंथोसिरोल्स। वहीं आपके मसाई के अंतर्गत आप देख रहे हैं आपके स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हिप्पेटिसी और मसाई दोनों के अंदर जो 3-3 गण सम्मिलित किए गए। वैसे फ्रिश, बोवर आदि ने इस वर्गीकरण प्रणाली को मान्यता प्रदान की, परंतु होवे ने एंथोसिरोटेल्स गण जो हिप्पेटिसी के अंतर्गत जो हमने देखे थे कि 3 गण सुझाए गए थे, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और एंथोसिरोटेल्स, उसमें होवे ने बताया कि एंथोसिरोटेल्स जो गण है उसको हिप्पेटिसी से अलग अलग किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एंथोसिरोटेल्स गण को हिप्पेटिसी क्लास से अलग करके एंथोसिरोटेल्स गण को एक इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र क्लास का दर्जा दिया।
बाद में जो संशोधित वर्गीकरण दिया गया उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो आपका डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है। क्लास जो हमने पहले देखा था कि आई क्लब ने जो बताई थी क्लास हिप्पेटेसी और मसाई 2 थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्लासें हो गई है, हिप्पेटेसी, एंथोसिरोटीज और मसाई। अब आप देख रहे हैं कि रोथमेलर जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक क्लास है उस क्लास के अंत में ऑप्सिडा प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये है जो अंतर्राष्ट्रीय नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति, उसके अनुसार है जो हमें ऑप्सिडा प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए क्लास के अंत में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसके अंदर जो हमने 3 क्लासें देखी है, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। यानी जो पहले आपने देखी थी हिपेटिसी क्लास थी तो उन्होंने पीछे ऑप्सिडा लगा जाए हिपेटोकोप्सिडा हो गया, और एंथोसिरोटीज थी तो एंथोसिरोप्सिडा, और फिर है जो मसाई को उन्होंने ब्रायोप्सिडा नाम दिया। प्रोस्कर ने एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदल करके एंथोसिरोटोप्सिडा किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो ये एंथोसिरोप्सिडा है, प्रोस्कर ने इसका नाम चेंज करके एंथोसिरोटोप्सिडा कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वर्तमान में ब्रायोफाइटा का जो आधुनिक वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को आप देखोगे तो आपको जो वो वर्गीकरण इस तरह से नजर आएगा। यानी सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वह आपके डिवीजन अर्थात प्रभाग है ना, ब्रायोफाइटा है। इस ब्रायोफाइटा के को 3 क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जो पहली क्लास है वो आपकी हिपेटिकोप्सिडा है, दूसरी क्लास है जो एंथोसिरोटोप्सिडा है, और तीसरी क्लास है वो ब्रायोप्सिडा है। अब हिपेटिकोप्सिडा जो क्लास है इसके अंतर्गत आपको 4 गण दिखाई दे रहे हैं। पहला गण है आपके मार्केंसियल्स, दूसरा है आपके स्फेरोकार्पेल्स, तीसरा जंगरमेनियल्स और चौथा कैलोब्रायल्स। वहीं एंथोसिरोटोप्सिडा जो है आपके क्लास, उस क्लास के अंदर केवल एक ही गण है और वह गण है आपके एंथोसिरोटेल्स। जबकि क्लास ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत 3 सब क्लास सुझाई गई और जिनके नाम है स्फेग्निडी, एंड्रिएडी और ब्राइडी। अब हम वर्गीकरण के अंतर्गत यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत इतना ही पढ़ेंगे। इन विभिन्न प्रकार की क्लास और इनकी ऑर्डर के जो कैरेक्टर है, इनके जो विशिष्ट लक्षण है, इनके बारे में हम आगे इनके संबंधित अध्यायों के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, यानी किस प्रकार से ये जो प्लांट्स है ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखें, सबसे पहले हम देखते हैं औषधीय उपयोग यानी मेडिसिनली इंपॉर्टेंस। मार्केंसिया पॉलीमार्फा जो ब्रायोफाइट है इसका उपयोग है जो फुफ्फुसीय क्षय रोग व यकृत रोग के उपचार में किया जाता है। यानी इसका जो थैलस है उस थैलस का उपयोग है जो लंग्स की जो टीबी होती है और साथ साथ लीवर से संबंधित जो रोग होते हैं उन रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया स्टेलाटा तथा पॉलीट्राइकम कम्युने में एंटी ट्यूमर अर्थात प्रति अर्बुद गुण पाए जाते हैं। पॉलीट्राइकम जो कि एक ब्रायोफाइट है से बनी चाय गॉल ब्लैडर व किडनी अर्थात पित्ताशय व गुर्दे की पथरी को गलाने में सहायक होती है। स्फेग्नम से प्राप्त स्फेग्नोल
का प्रयोग स्किन डिजीज में किया जाता है। स्पेगनम के प्लांट से जो काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े का उपयोग आंखों के रोगों के उपचार में व रक्तस्राव में जो किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का वो है एंटीबैक्टीरियल यूटिलिटी, प्रतिजैविकीय उपयोगिता। यानी किस प्रकार से ये है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधिता प्रदर्शित करते हैं। कोनोसिफेलम कोनिकम एक ब्रायोफाइट का जो जलीय अर्क होता है, वो कैंडिडा एल्बिकेंस के प्रति प्रतिजीवी का कार्य करता है। यानी ये जो इसका एक्सट्रैक्ट है कोनिसिफेलम कोनिकम का, ये है जो इसका एक्सट्रैक्ट कैंडिडा एल्बिकेंस जो है उसके अगेंस्ट है, जो उसकी ग्रोथ ऐसे कैसे उसकी वृद्धि को संदर्भित करती है। कोनिसिफेलम से कोनोसिफेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। स्फेग्नम स्ट्रिक्टम से प्राप्त एंटीबायोटिक स्टेफिलोकोकस के प्रति क्रियाशील है। कुछ अन्य ब्रायोफाइट जैसे एनोमोडोन, नायम, एट्राइकम, पॉलीट्राइकम, टिम्पिएला, बारबुला आदि में भी कुछ जीवाणुओं कवकों के प्रति प्रतिजीविक गुण पाए जाते हैं। यानी इन विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत उनके बॉडी के अंदर इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की ग्रोथ को संदर्भित करती है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थों के रूप में बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत उनकी थैलस से प्राप्त होने वाले कई महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वशीय अम्ल, एस्टर्स, फ्लेविनॉइड्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स तथा फिनोलिक्स कंपाउंड है जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यप्रदक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। भोजन के रूप में हम देखें तो स्फेग्नम जो आपके ब्रायोफाइट है, जिसे हम पीट मोस कहते हैं, स्पेगनम का विभिन्न जंतुओं के द्वारा कई जो मोस प्लांट्स होते हैं उनकी जाति के कैप्सूल का पक्षियों के द्वारा अपने भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर के रूप में बात करें यानी सूचक के रूप में, तो ये ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं ये प्रदूषक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। यानी इनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक विशिष्ट प्रकार के प्राकृतिक आवास के बारे में हमें संकेत प्रदान करती है। जैसे ब्रायम आर्जेंटियम एल्केलाइन जो हैबिटेट होते हैं उनके बारे में बताता है। रिकोमैट्रियम जो अम्लीय स्पॉट होते हैं अर्थात अम्लीय जहाँ पर आवास होते हैं वहाँ पर, तथा स्फेलोजिया बाइकेस्पिडेटा ऐसे आवासों पर ग्रोथ करता है जहाँ पर अर्थात जिस जमीन में जस्ता व जिप्सम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन ब्रायोफाइट्स की प्रकृति में उपस्थिति से हमें ये पता पड़ जाता है कि ये प्लांट यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब ये है जो लैंड है जो एल्कलाइन नेचर की है या अम्लीय नेचर की है या फिर इसके अंतर्गत जस्ता व जिप्सम की अधिकता है। तो इसलिए हम इसको प्रदूषक सूचक के रूप में जानते हैं। मार्गदर्शक के रूप में देखें तो पादप अनुक्रमण यानी किसी नग्न स्थान पर वनस्पति का पनपना और वहां से लेकर के ठेठ चरम अवस्था तक अर्थात वन का डेवलप होना, वनों का इस पूरे प्रक्रम को यानी नग्न भूखंड से लेकर के वहां पर है जो विशाल वृक्षों का उद्भव होना, इस पूरे प्रक्रम को हम पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो पादप अनुक्रमण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वहां सबसे पहले है जो पायोनियर जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले वहां पर पनपने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो पादप अनुक्रमण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अन्य उपयोगों में हम बात करें तो फाइबर के रूप में बात करें तो पॉलीट्राइकम से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा डाइक्रेनम इलोगेंटा जो प्लांट है ब्रायोफाइट्स है, उसके थैलस से है जो हमें लैंप की बत्तियां प्राप्त होती हैं, यानी जो लैंप जलाने का होता है उसकी जो बत्ती बनाते हैं उस बत्ती को है जो इस प्लांट्स के थैलस से बनाई जाती है। और कई मोस्ट जातियां जो होती है वो है जो भूमि के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स है जिसको हम प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं का विभिन्न प्रकार से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण उपयोग है। धन्यवाद।